धन है आपसे छीना जा रहा है, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है। जाति के नाम पर विभाजित होने की आवश्यकता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी उस विभाजन वाली राजनीति की जिसका आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगाते हैं क्या वो खुद विभाजन की वही नीति अपनाते हैं। आज महाभारत में यही सवाल है कि विभाजन की नीति ये आखिर किसकी राजनीति है, क्योंकि जो सवाल उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो खुद क्या देश को बांटने वाली राजनीति के ही भेंट चढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी कश्मीर में जाकर क्या कहते हैं, क्या बांटने वाली राजनीति की बात करते हैं। अखिलेश यादव को एनकाउंटर में भी जाति नजर आ जाती है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि कैसे बाहरी और जाति पर राजनीति हो रही है इस देश में। इस देश में एक तरफ राहुल गांधी कश्मीर में जाकर बाहरी और जाति की राजनीति हो रही है। राहुल गांधी एक तरफ जाकर बाहरी बताते हैं उन सब को जो कश्मीर में रह रहे हैं, और कश्मीरियों से कहते हैं कि बाहरी लोग आपके धन संसाधन सब पर कब्जा कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव कैसे जाति की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो एनकाउंटर में भी एनकाउंटर हुए क्रिमिनल की जाति देख रहे हैं। आज सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि अखिलेश यादव ने आज आने वाले चुनावों को लेकर एक ट्वीट किया, और एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया गठबंधन जो है एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है, विभाजनकारी राजनीति करती है, और इंडिया गठबंधन इसी विभाजनकारी राजनीति को हराने वाला है आगामी विधानसभा चुनावों में। बात हरियाणा की वो कर रहे थे, बात महाराष्ट्र की भी कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि इस विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति को करने वाला कौन है। सबसे पहले आपको उन्हीं की वो बयान बता देती हूं जो उन्होंने कल हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कल यूपी के सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। सुल्तानपुर में जो एनकाउंटर हुआ उस पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर गोली मारी गई। जिस क्रिमिनल को आप देख रहे हैं उसका नाम मंगेश यादव, और मंगेश क्योंकि यादव है तो आरोपी का जाति देखकर उस पर गोली चलाई गई, उसका एनकाउंटर किया गया। यह आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। कहा दूसरों के तो पैरों में गोली चला दी, लेकिन मंगेश को कैसे मार दिया, इसलिए क्योंकि उसकी जाति देखकर यह एनकाउंटर हुआ है। अब सवाल यह है कि एनकाउंटर क्रिमिनल्स को पकड़ने की पूरी कवायद में क्या जाति देखी जाती है। सवाल यह भी कि राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं तो वहां वो बाहरी वाला कार्ड चल देते हैं। जिस विभाजनकारी नीति का आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं एनडीए पर, क्या अपने गिरेबान में भी झांक रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कश्मीर में जाकर बाहरियों की बात करते हैं। वो कहते हैं बाहरी आपका सब कुछ लूट रहे हैं, आपका पैसा, आपका संसाधन यहां आकर बाहरी लूट रहे हैं, यानी कि देश के लोग कश्मीर में बाहरी हो गए। ये बाहरी वाली बांटने वाली राजनीति क्या राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव को वो राजनीति नजर नहीं आती है। आज महाभारत इसी पर कर रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बम की परछाइयां, धमाके, मशीन गनों की आवाज कश्मीर में लंबे समय तक सुनी गई। ये 10 साल में धारा 370 हटाने के बाद विशेष रूप से यहाँ के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अमित शाह का ये बयान उन विभाजनकारी अलगाववादी सोच वालों के लिए जो देश को बांटने का काम करने में लगे, जो ये बताना चाहते हैं कि 370 हटने के बाद देश में कुछ नहीं हुआ। लेकिन शाह ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे बड़ी वजह है। राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। अखिलेश यादव को इस बयान से कोई दिक्कत नहीं, इसमें उन्हें बांटने की राजनीति नजर नहीं आती,
क्योंकि वो ट्वीट कर रहे हैं कि बीजेपी की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। अखिलेश राहुल के बयान पर कुछ नहीं बोलते हैं और खुद यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर जाति धर्म खोजने लगते हैं। अखिलेश सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर में एसटीएफ ने एनकाउंटर में मंगेश यादव नाम के आरोपी को मार गिराया था। इस पर अखिलेश ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि मंगेश को जानबूझकर मारा गया। अखिलेश के मुताबिक अगर डकैती हुई तो बीजेपी सरकार दोषी और अगर आरोपी का एनकाउंटर हो गया तो भी होगी सरकार दोषी। अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं और अब मंगेश यादव, ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो लूट, डकैती, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़खानी, ये निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाती रहती है, केवल कुछ सनसनी फैला करके। महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अपराधियों के एनकाउंटर में जात पात क्यों देख रहे हैं अखिलेश यादव। वो खुद एनडीए पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, वो खुद बांटो राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये भी कि देश को जोड़ते जोड़ते देश को तोड़ने की बात क्यों होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी डॉक्टर अजीज खान जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार शुरुआत डॉक्टर अजीज खान आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आपके नेता ने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराएगा इंडिया अलायंस। अब मेरा सवाल ये है कि एनकाउंटर में जाति ढूंढे आप, कश्मीर में जाकर देशवासियों को बाहरी बोले राहुल गांधी, लेकिन विभाजनकारी हो गए एनडीए। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। अजीज खान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? से बीजेपी, आप सुन ले, मेरी बात सुन ले। जी 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 भाई, ये इको आ रहा है, प्लीज। मैंने स्काइप पे ले लिया डायरेक्ट। पीसीआर ठीक कर दीजिए, पीसीआर ठीक कर दें आप प्लीज। इको आ रही है जी, बोलिए बोलिए। इको आ रहा है सर। हाँ हाँ, चलिए राइट सर। देखिए मैम, एक बात आप समझ लें कि जब से बीजेपी, भाई ये इको आ रहा है, प्लीज ठीक करवा दे। हेलो, बोलिए अजीज खान साहब, बोलिए। नहीं, आवाज बिल्कुल जो हम बोल रहे हैं वापस आ रहा है मैम। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। रोहन गुप्ता जी के पास पहले जा रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये बाहरी वाली राजनीति है, एनकाउंटर पर जाति वाली राजनीति है, लेकिन आरोप आप ही पर लग रहा है कि विभाजनकारी सियासत आप ही कर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से इंडी गठबंधन ने देश को बांटने का, मुझे लगता है कि एक मन बना रही है कि किसी भी प्रकार से देश को बांटो। अगर आप किसी राज्य में जाते हो तो राज्य के बाहर के लोगों को बाहर ही कह दो। अगर आप किसी के राज्य अंदर हो तो जातियों में बांट दो। जहां पे भी उनको मौका लगता है कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहे और बाकी जो है उसको जो है जाति के नाम पे बांटो और अपनी राजनीति करो। ये लोग ऑब्जेक्टिवली एक चीज नहीं समझ पा रहे कि देश में जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तब जाति और धर्म की कोई बात ही नहीं। हम जब बुलडोजर की भी बात करते हैं, जब इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर चलता है उसमें भी उनको कहीं ना कहीं धर्म आ जाता है। जब वारदात होती है, जो क्रिमिनल होते हैं उसके पीछे, वहां पे उनकी जाति की राजनीति आती है। जब इनके नेता कश्मीर जाते हैं तब ये कहा जाता है कि अरे बाहरी लोगों को, अरे आप समझ ही नहीं पा रहे कि देश की राजनीति कहाँ जा रही है, कहाँ पे विकास की राजनीति आगे बढ़ रही है। जिस जम्मू कश्मीर में जाके इंडी गठबंधन के नेता बांटने की बात कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि उसी जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पे कश्मीर को विजिट किया है, टूरिस्ट ने, जो कभी भी नहीं हुआ। 80,000 से ज्यादा लोगों को वहां पे रोजगार मिला जो स्थानीय लोग हैं। कहां से लोग आपकी बात को मानेंगे? हर चीज में जाति, हर चीज में तोड़ने की बात। अंग्रेज तो चले गए, इनको छोड़ दिए। अंग्रेजों ने देश को बांट के डिवाइड एंड रूल किया, अब इनको लगता है कि जाति के नाम पे देश को बांट के यहां पे डिवाइड एंड रूल करेंगे। पर ये एक बार चल सकता है, ये बार बार नहीं चल सकता। देश की जनता जान चुकी है, हर चीज में आपका लॉजिक गलत साबित हो रहा है। जहां पे भी आप पकड़े जाते हैं, आप जाति के नाम पे अपनी राजनीति जुड़ते हैं, संविधान की कॉपी ले लेके घूमते हैं, और जब आपकी बारी आती है तब आप उसका जो है हनन करते हैं।
हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आप दलित समाज की बात कर रहे हैं, जहां इनकी सरकार है तेलंगाना में, वहां पे 67% दलित का जो है एससी कमीशन का बजट कम कर दिया। वहीं पे जब कर्नाटका में देखिए, केरल में देखिए, जहां पे दलितों की हत्या होती है, मर जाते हैं, वहां पे इनके एक भी नेता नहीं जाते। जो दोहरा चेहरा है वो देश की जनता के सामने आ चुका है। ये खतरनाक राजनीति देश के लिए कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। कि आप इस पर जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि मैं एनकाउंटर पर भी सवाल पूछ रही हूं और मैं इस बात पर भी सवाल पूछ रही हूं कि जब कश्मीर में जाकर बाकी सारे बाहरी लोग, भारत के सारे लोग बाहरी हो जाते हैं, वो आपको विभाजनकारी नहीं लगता है? देखिए सुचरिता जी, 2-3 सवाल आपने पहले भी पूछा था, मैं चाहूंगा उसका जवाब देना। कि इनकाउंटर का तो इशू ये रहा कि फर्जी इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश सरकार को, भाई अब ये इको आज क्या हो रहा है, इको लगातार आ रही है, सही नहीं कर रहे हैं, प्लीज भाई पीसीआर थोड़ा सा ठीक कर दो, कम से कम अगर मेरी आवाज जा रही है। देखिए लगातार सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे नोटिस दिया। आपने देखा कि आप देखें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, उसने भी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया। भाई जो मैं बोल रहा हूं टोटल वापस आ रहा है, मैम प्लीज ठीक करवा दीजिए आप इसे। मैं वापस आ रही हूं, बहुत दिक्कत हो रही है। कुमार के पास जा रही हूं, प्लीज अजीज खान जी को तब लीजिएगा जब आप इसे ठीक करा पाए। प्रोफेसर कुमार, मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह से ये बात हो रही है, आज कश्मीर में थे अमित शाह और उन्होंने बोला भी मैक्सिमम टेररिज्म से मैक्सिमम टूरिज्म। अब सीधी बात ये है कि वहां अभी राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा और कश्मीर में तो अभी हमें पता है तारीखों को ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद विभाजनकारी बांटने वाली राजनीति का आरोप बार बार जो लगाया जाता है वो बीजेपी पर लगाया जा रहा है। देखिए, ना तो ये लोग कश्मीर के इतिहास पे नजर डालते हैं। जिस जमाने में इन्हीं के प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू जी, और कश्मीर के अंदर जब एक सफाई करने वालों की स्ट्राइक हो गई थी, तो गुरदासपुर से इन्होंने 200 मजहबी दलित परिवारों को कश्मीर भेजा था, ये कह करके कि उनको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। और ये जरा उनको जो फरमान दिए गए थे कश्मीर सरकार की तरफ से, उन्हें पढ़ करके देख लियो, उसमें नीचे क्या लिखा था कि ताजिंदगी इनकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो यही काम करेंगी कश्मीर के अंदर। उर्दू में दिए गए थे उनको। अब जाके 370 हटने के बाद में वो परिवार जिनकी संख्या 5000 बढ़ चुकी थी, उनको जाके आज़ादी मिली है इस काम से। ये इस पे ध्यान नहीं देंगे कभी भी। यूपी की ये बात कर रहे हैं। आज एक बड़ी मज़ेदार बात ये हो गई है कि हर अपराधी ये जानता है कि वो कोई भी अपराध कर दे, उसकी जाति के जो राजनीतिक नेता हैं वो उसको बचाने के लिए पहले से वहाँ पे तैयार खड़े हुए हैं कि कोई अपराधी का इनकाउंटर हुआ नहीं, किसी ने अपराध किया नहीं, इनकी जातिगत नेतागिरी करने वाले ये वहां पे सारे के सारे मौजूद हैं। मैं आज एक बात कहता हूं इनसे, ये लोग जातिगत जनसंख्या की बात कर रहे हैं ना, तो एक काम करा जाए, 1971 को बेस ईयर मान लीजिए और इन 1971 से एक जातिगत जनसंख्या जो है वो अपराधियों की करा दीजिए कि कितने अपराधी हुए, उनकी जाति क्या थी, कितने जो हैं बेल पे आए, उनकी जाति क्या थी, कितने को सजा हुई, उनकी जाति क्या थी, कितने जेल के अंदर बंद हैं, उनकी जाति क्या थी। इस तरीके से 10 सवाल मैं बताता हूं, जरा वो जाति गणना ये करवा दें उठा करके। और फिर जाति का इस्तेमाल, मुझे एक बात बताइए, ये गांधी कौन सी जाति है भाई, समझे, जिसका ये इस्तेमाल करते हैं। और अगर गांधी ये महात्मा गांधी के नाम को इस्तेमाल करते हैं तो कहे ना कि इनकी जाति वो है। जाति पूछने में नाराज क्यों हो जाते हैं? एक पारसी नाम को गांधी, फिरोज गांधी के, उसको उठा के भारत की जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि ये गांधी परिवार से है, कि ये गांधी है लेकर के। देखिए, अंग्रेजों ने 1861 और 1871 में क्या किया था, हमारे कई जो परंपरागत जिसे आप कहेंगे प्रोफेशनल कम्युनिटीज थी, जुलाहे, तेली, माली, अगर इस तरीके के परंपरागत जो काम करने वाले थे तो बता दीजिए, उनको इन लोगों ने एक रात में अंग्रेजों ने सेंसर के अंदर लो कास्ट बना दिया था, नीची जाति बना दिया था।
लेकिन ये इतिहास नहीं पढ़ेंगे ये। मैं एक बार जरा अजीज खान साहब, अगर आपको आवाज आ रही तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं। वरुण पुरोहित जी भी जुड़ गए। वरुण जी, मैं पहले आपके पास आ जाती हूँ क्योंकि अजीज खान जी का ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है बार बार। मैं वरुण जी आपसे पूछ रही हूँ, जरा बताइए, हम आज पूछ रहे हैं कि ये जिस तरह से जाति पूछी जा रही है एनकाउंटर पर, जिस तरह से कश्मीर में बाहरी वाली बात कही जा रही है, ये विभाजनकारी नहीं है, विभाजनकारी है सिर्फ आज की सरकार। उसी को लेकर बार बार हमला किया जा रहा है कि ये बांटने वाली राजनीति करते हैं। वरुण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, लगता है वरुण जी को भी आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब टुडे। मैं एक बार जरा वापस अजीज खान साहब के पास जाना चाह रही हूं। अजीज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे बहुत खेद के साथ बोलना पड़ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह हमें आवाज आ रही है, जी बोलिए प्लीज। आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज बोलिए। मुझे आवाज आ रही है सुचरिता जी? जी बोलिए, सवाल करिए। मुझे लगता है कि मैं बार बार वही सवाल दोहरा रही हूं, लेकिन हैरानी ये होती है कि आज अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं, विभाजनकारी राजनीति की बात करते हैं। सर, इस देश में इससे बहुत बड़ा एक थ्रेट है। हम बार बार कहते हैं कि बांटने वाली राजनीति का अंत होना चाहिए। मुझे पता है आपके नेता भी यही कहते हैं, रोहन जी के नेता भी वही कहते हैं, लेकिन इसका अंत कोई करना नहीं चाहता है क्योंकि उन्हें वो सूट नहीं करता है। देखिए सुचरिता जी, आपने लगातार देखा होगा पिछले 10 साल से इस देश की राजनीति में एक अचूक परिवर्तन आया है। और क्या हुआ है कि यहां पर एक नफरत की बात हो रही है। भाई को भाई से जुदा करो, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करो। ये कहीं ना कहीं ये चलन बढ़ा है। ये चलन कैसे आया? केवल वोट की राजनीति के लिए आज इस देश के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वोट कैसे हासिल किया जाए उसके तमाम तरीके निकाले जा रहे हैं। आपने भी इनकाउंटर पर सवाल किया कि साहब हमारे नेता ने इनकाउंटर की बात की, बिल्कुल गलत नहीं किया। आज जाति देख करके मैं देख रहा हूं इनकाउंटर हो रहे हैं, हुए हैं, इतिहास गवाह है। आप देखिए, जब से सरकार आई है बीजेपी की, आपने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बार बार नोटिस दिया। आप देखिए, 8000 से ज्यादा इनकाउंटर पिछले साल हो गए थे जो कि फर्जी रहे। बाकायदे ये डाटा है, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए और उसमें जाति की बात, मैं जाति बता रहा हूं। फर्जी इनकाउंटर पर सवाल खड़ा हुआ। आपके आजमगढ़ के थे मुकेश राजभर, आजमगढ़ के थे रामजी पासी, फर्जी इनकाउंटर हुआ। सुमित गुर्जर का मामला कितना चर्चा में रहा, किस तरह इनकाउंटर चर्चा में रहा। अलीगढ़ में किस तरह मुंह से आवाज निकाल करके धाए धाए करके किस तरह इनकाउंटर को तरजीह दिया गया। सवाल इस बात का है, जब आप वो काम कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा। आप आज कहीं ना कहीं जातीय मानसिकता को आप बढ़ावा दे रहे हैं। विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुखिया जो संविधान की जिसने कसम खाई है, तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं घटना में, उसमें केवल 2 नाम ले रहे हैं। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? इससे इंडिकेट हो रहा है कि आप जातीय राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको इस प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं। यहां पे तमाम आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई, एम्बुलेंस में एक महिला, आप समझिए, जो उसके पति बीमार थे, किस तरह वो साथ में रही, उसके साथ क्या क्या घटनाएं करने का प्रयास किया गया, कितने किलोमीटर तक वो एम्बुलेंस चलती रही। हकीकत ये सुचेता जी, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो जातिगत राजनीति है, उस जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो क्यों नहीं सवाल खड़ा? मैं एक बार अवधेश जी के पास जा रही हूं। अवधेश जी, रोहन गुप्ता जी को भी लीजिए स्क्रीन पर, अवधेश जी को स्क्रीन पर लीजिए। अवधेश जी, ये मैंने सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आज जिस तरह से बयान आया अखिलेश जी का, और अखिलेश जी का इस बयान ये तब आया है जब एक एनकाउंटर यूपी में हुआ और उस यूपी के एनकाउंटर पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। और आज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में आने वाले समय में चुनाव हैं। उन चुनावों से देखकर उन्होंने एक सीधे सीधे दावा किया है कि हमारा अलायंस जीतेगा, क्योंकि हमारा अलायंस विभाजनकारी राजनीति नहीं करता है, सांप्रदायिक राजनीति नहीं करता है। अवधेश नहीं, पहली बात तो यह है कि आज अखिलेश यादव जी ने जिस इनकाउंटर पर सवाल आया वो तो डराने वाला है। एक वेटरन क्रिमिनल, एक डकैत जिस पर 12 मुकदमे हैं, 1 लाख का इनामी बदमाश है,
उसको आप एक कास्ट के नाम पर जाके उसको ग्लोरीफाई, उसका महिमा मंडन करते हैं और कह रहे हैं कि हम समाज को बांटते नहीं है, केवल यह दिखाने के लिए कि पुलिस जो है चूंकि यादव था इसलिए मार दिया है। उसने सराफा आप 1.5 करोड़ से ज्यादा की वो लूट है, वहां वो डकैती डाली गई है, 1 लाख का उस पर इनाम है और उसको आप जाके महिमा मंडन कर रहे हैं। पहले एक आंकड़ा दे देता हूं फिर आगे का जवाब देता हूं। जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं, पता नहीं कहां से आंकड़ा आया है, 22 मार्च 2022 से 30 मई 2024 तक 12,509 पुलिस मुठभेड़ हुए हैं, जिनमें 201 अपराधी मारे गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए 26,280 उसमें अरेस्ट हुए हैं और 6,639 जो है गोली लगने से घायल हुए हैं। तो आप सोचो अगर सबको मारना होता तो 210 की मृत्यु है, लेकिन 6,639 इसमें जो है घायल हैं और 26,280 अरेस्ट हैं। इसलिए जो आंकड़े बिना देखे हुए कोई चीज उठाई जाती है कि पुलिस और जितने भी मुठभेड़ होते हैं सबकी मजिस्ट्रेट जांच होती है। मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को जाती है। एक परंपरा बना हुआ है। ये जाति के और संप्रदाय की राजनीति इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस घृणित और खतरनाक तरीके से कर रही है, जो देश के लिए चिंता का विषय है कि अगर कोई बलात्कार का आरोपी मुसलमान है तो उसको पार्टी से सस्पेंड तक नहीं करना है, बाकी तो छोड़ दो। और उसकी डीएनए निकल जाती है। जब डीएनए निकल जाती है तो आप चुप्पी साध रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, मैंने राहुल गांधी की पॉलिटिक्स तो समझ में आती है। इस समय अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट उनके इर्द गिर्द भरे हुए हैं। वो पत्रकार से भी जाति पूछेंगे, डांट के जाति पूछेंगे, लोग उन पर हमले कर देते हैं। हर जगह पिछड़े अल्पसंख्यक बोलना है। अखिलेश यादव की पार्टी की पॉलिटिक्स इतना खतरनाक नहीं था जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका क्रिमिनल हो जाए, बलात्कारी हो जाए, उसको जाति देख करके उसको इशू बनाना, भेजना। मुख्तार अंसारी के यहाँ, मुख्तार अंसारी अगर मुसलमान नहीं होते तो क्या अखिलेश यादव और बाकी का इस प्रकार का बयान आता? अब मैं एक बार तो सांप्रदाय और जाति की राजनीति इस खतरनाक स्तर पर कौन कर रहा है? वरुण जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बता दीजिएगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बता दीजिए। मैं एक बार जरा एक और तस्वीर आज दिखाना चाह रही हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो तस्वीर कांग्रेस दफ्तर से आई है वो ये तस्वीर आई जिसमें विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और ये तस्वीरें आई और उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सब पार्टियों ने हमारा साथ दिया। तो उन्होंने मंच संभाला और मंच संभालते ही हमला भी शुरू कर दिया है बीजेपी पर। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल हम पूछे उससे पहले साक्षी मलिक ने क्या कहा उनके कांग्रेस ज्वाइन करने पर, वो पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसे आगे बढ़ाऊंगा। हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। अब साक्षी मलिक जो पूछ रही हैं वो इम्पोर्टेंट है और मैं उस पर आना चाहती हूँ। वरुण जी और रोहन जी, ये जो सवाल उन्होंने कहा गलत संदेश नहीं जाना चाहिए इससे, यानी कि अब आज भले ही पार्टी ज्वाइन कर ली बजरंग पुनिया ने और विनेश फोगाट ने, लेकिन गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। अब बहुत से लोगों ने उस आंदोलन की बात, जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय, वरुण जी को लीजिए स्क्रीन पर, उस समय भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या इस आंदोलन के पीछे कोई सियासी हवा है। आज जब वो मंच पर पहुंच गए कांग्रेस पार्टी के वरुण जी, तो साक्षी मलिक कह रही हैं इससे गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। सुचारिता जी, मैं भी जंतर मंतर पे गया था जब बेटियां और सारे बजरंग पुनिया आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलन किसके खिलाफ था? भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ था
कितने अडिग हो गए, कितने क्या शब्दों का उपयोग करूं। सुप्रीम कोर्ट को जिसके लिए एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, 2 मिनट में एफआईआर दर्ज होती है ऑनलाइन, इतना आंदोलन करना पड़ा जब एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की, उसके बेटे को इन्होंने टिकट दे दिया। और फिर आप कह रहे हो कांग्रेस ज्वाइन क्यों कर लिए, तो उनकी स्वतंत्रता है, उनको लगा भाई जो उनकी वॉइस को रेज कर सकता है तीसरी पार्टी में भी जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में आपने नोट किया होगा 4 जून के परिणाम के बाद अचानक से पूरे देश में किस प्रकार से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, आप उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। आज उज्जैन की एक घटना मैंने देखी, अब सत्य है कि नहीं अभी तो मोबाइल पे देखिए, आपको भी पता होगा, आपने देखी होगी, रोड पे बलात्कार हो रहा है किसी लेडी का। तो ये किस प्रकार के शासन चला रहे हैं, 10 साल से प्रश्न पूछते हैं कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया। राहुल गांधी एक राजनीति के केंद्र बिंदु, गांधी परिवार है राजनीति का, तो दिन भर इनको वही सपने आते हैं, वही बात करनी, वही प्रश्न करने। भाई जिस पार्टी के पास खुद के कुछ सामान ही नहीं है, आधे तो कांग्रेस के एमपी लेके सरकार बना रखी है, आप पृष्ठभूमि जांच लीजिए, प्रवक्ता आधे से ज्यादा कांग्रेस के। मैं रोहन जी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये गलत नहीं समझे, मैं कहना चाह रहा हूँ जिस पार्टी के पास खुद का सामान नहीं है, एमएलए एमपी का और लोगों का, कांग्रेस के उधार ले लेके सरकारें बना रहे हैं स्टेटों में, तो वो क्या प्रश्न उठाते हैं कांग्रेस के ऊपर। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, राहुल गांधी ने भाई वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता आज की तारीख में, वो गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, उसका जजमेंट ये बीजेपी वाले कैसे करेंगे, जनता करेगी हर बात का। और मोदी जी जो बोलते हैं उसको कुछ गलत सलत आप बोलना ही नहीं चाहते हो, कितनी बातें करी चुनाव में, मंगलसूत्र पता नहीं क्या क्या, मंच पर आकर बोल रही हैं, वो मंच पर आकर बोल रही है कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा बीजेपी को छोड़कर बाकी सबने मेरा साथ दिया, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की और ये हमला बोला है। अब सवाल ये उठ रहा है, बहुत से लोगों ने उस समय ये बात कही थी कि ये पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, खासकर तब रोहन जी जब उनके समर्थन में हुड्डा परिवार नजर आया था मंच पर। आज जब वो मंच पर पहुंच गए तो उस पर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं कि क्या ये शुरू से ही एक तरह से राजनीति से प्रेरित पूरा आंदोलन था, इसीलिए साक्षी मलिक नाराज हो रही हैं, इसीलिए वो कह रही है कि मुझे भी आया था बुलावा लेकिन मैं गई नहीं। बिल्कुल सुचित्रा जी, देखिए ये जो पूरी स्क्रिप्ट जब चल रही थी उसका मुझे लगता है समापन हुआ और पूरे देश ने देखा। जो लोग भी उस समय पे आहत थे कि चलो क्या हो रहा है, आज उसको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुख होगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो है कांग्रेस के दफ्तर से लिखी गई थी। अगर आपका राजनीतिक नहीं होता तो उस टाइम पे भी राजनीतिक नेता वहां पे नहीं होते। अगर आप न्याय के लिए लड़ रहे होते तो आपकी जो न्याय की लड़ाई में राजनीति आप मिक्स नहीं करते। जब राजनीति पहले ही दिन से मिक्स थी, इसका मतलब है इसका अंजाम ये था। देखिए मैं कभी कोई खिलाड़ी पे सवाल नहीं करता हूं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के कंधे पे बंदूक रख के कांग्रेस अपनी सत्ता का निशाना जो साधने का विफल प्रयास कर रहा है, उसकी जनता, हरियाणा की जनता देगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की राजनीति कभी रंग लाती है। आप जब सवाल उठाते हो और पहले दिन से उसमें राजनीति करोगे और फाइनली ये स्क्रिप्ट है तो पूरे देश की जनता के सामने, और मुझे लगता है वहीं पे कोई इशारा जो है साक्षी मलिक ने किया, क्योंकि वो भी इस आंदोलन में थी और वो अगर आप वो नहीं जुड़ी है तो कहीं वो भी आज दिख रही है। देखिए मूल सवाल क्या है, यहाँ पे हम जो अलग अलग जो बातें कर रहे हैं रुचिरा जी, कहीं ना कहीं अब विपक्ष को लग रहा है कि अब जो है धर्म की तुष्टीकरण का जवाब है, जाति का डिवीजन है। ये एक पूरा खतरनाक खेल देश की राजनीति में चल रहा है। आज जो विपक्षी नेता जाति के हर चीज में जाति पूछते हैं, वो आज इतने आगे बढ़ गए, जो क्रिमिनल है उसमें भी जाति को लेके आ गए। इससे बड़ी खतरनाक चीज क्या हो सकती है देश के लिए, कि जो क्रिमिनल है, जब एक साथी ने कहा कि वो वांटेड था, उसके खिलाफ ये था, अगर उसमें भी ये जाति ला सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी बुरी तरीके से सत्ता के पीछे चली है कि कुछ भी हो जाए, एक बाजू हम हमारा तुष्टीकरण चालू रखेंगे और दूसरी बात है जाति का राजकारण करके यहां पे विभाजन करेंगे। ये खतरनाक राजनीति की तरफ देश जा रहा है। पर मुझे देश की जनता पे भरोसा है, देश की जनता ये जानती है कि एक बार तो उनको जो है पूरे ये माहौल के अंदर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर की आप बात मैं आपके कर रहा हूं, 2 करोड़ से ज्यादा सैलानियों ने वहां पे प्रवासी बनके लोगों को रोजगार दिया है और वहां पे जाके वहां पे भी आप डिवीजन करते हैं। दूसरी तरफ एनसी जो उनका साथी पक्ष है, वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए, वहां पे उनका ट्रेड ओपन होना चाहिए, उसके ऊपर चुप बैठे। वहां पे आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप 370 को हटाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो रिजर्वेशन के खिलाफ है, जहां पे लोगों को सालों से अभी 70 साल तक रिजर्वेशन नहीं मिला, भाजपा के राज में उनको रिजर्वेशन मिला, आज उसके भी आप खिलाफ है। एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? ये जो विरोधाभास है उसके खिलाफ ही पूरा देश चल रहा है। एक तरफ आप कश्मीर में जाके वहां पे बोल रहे हैं बाकी दूसरे स्टेट के लोग बाहरी है, जहां पे क्रिमिनल को मारा जाता है उसमें भी आप जाति ढूंढते हैं। मत करिए, जहां बुलडोजर अवैध प्रॉपर्टी, लेकिन रोहन जी सवाल तो यही है, रोहन जी सवाल यही है, मत करिए। ये सवाल यही है कि इसी रणनीति को वो कह रहे हैं कि हमारी इंडिया अलायंस की जीत होगी क्योंकि हम विभाजनकारी नहीं है। यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम विभाजनकारी नहीं है, हम सांप्रदायिक नहीं है। वो जाति भले ही ढूंढ ले एनकाउंटर में कि भाई मंगेश यादव है तो मारा है,
वो भले ही बाहरी कह दे पूरे देश के लोगों को, चाहे देश भर के लोग कश्मीर जाएं, अगर वो वहां बस रहे हैं तो वो बाहरी है प्रोफेसर कुमार, वो नहीं है कश्मीर के लोग। ये डिवाइड कश्मीर और इंडिया, ये हम इसके खिलाफ तो लड़ते आए न जाने कब से कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। एक बार फिर वहां जाकर कश्मीर और इंडिया वाली बात उन्होंने कर दी, और वो सांप्रदायिक नहीं है, ना ही वो विभाजनकारी है। प्रोफेसर कुमार, देखिए, ऐसा है, जो मैंने पहले बात जहां पे छोड़ी थी कि अंग्रेजों ने रातों रात लोगों को लो कास्ट बना दिया था, क्रिमिनल कास्ट बना दिया था, क्रिमिनल ट्राइब बना दिया था, मार्शल रेस बना दिया था, तो वो तो चले गए। आज वही विभाजन करने के लिए हमारे देश के अंदर जो सोरोस बैठ के कह रहा है और जिन्होंने चीन के साथ गुप्त संधि कर रखी है, आज वही जाति का विभाजन वो इस देश में खड़ा कर रहे हैं। और मालूम है, एक इनके घबराने की एक और सबसे बड़ी बात क्या है? योगी जी ने हिंदुओं को एक आधुनिक मंत्र दे दिया है कि बटोगे तो कटोगे, और ये तिलमिला उठे हैं कि इस मंत्र से अगर हिंदू इकट्ठे हो गए तो क्या होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि योगी जी ने जो आधुनिक मंत्र दिया है, हर हिंदू को यह मंत्र का उच्चारण रोज सुबह शाम करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ये मंत्र, कि जो सदियों से कटते चले आए इस जातिवाद की वजह से और उन चीजों की वजह से, और आक्रांता हावी होते रहे। और इन साहब से पूछिए जरा, ये जाति जाति कर रहे हैं, अरे किसी शेख की कुरैशी से शादी तो करा के दिखा दीजिए। ठीक, ये सीधी बात। अब हिम्मत है तो किसी पसंदा की शादी तो करवा दीजिए, शेख के साथ में या खान के साथ में। अजीज खान साहब, बड़ी हिम्मत करके आप जाति जाति की कह रहे हैं कि हम जोड़ने वाले हैं, पहले उनको तो जुड़वा दीजिए। ठीक है, जो आपके वोटर है, एक बार मैं अजीज खान सारे क्रिमिनल ही आपकी जाति के रहेंगे, काउंट कर लीजिए। अजीज खान साहब और अवधेश जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। एक ये बात चर्चाएं, जब अब हम आज जब ये बात कर रहे हैं अजीज खान साहब, मुझे पता है कि सारे राजनीतिक दलों ने उस समय टिप्पणियां की जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और ये सब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और उस समय बार बार ये बातें पूछी गई कि क्या ये राजनीति से प्रेरित है, क्या इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, ये पूछा गया। आज जब वो लोग पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिस समय ओलंपिक कंट्रोवर्सी हुई उस समय भी ये सवाल पूछे गए। अजीज खान जी को लीजिए प्लीज स्क्रीन पे। उस समय भी ये बातें उठी और ये भी कहा गया कि विनेश फोगाट के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने अटैक किया। आप लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए अभी भी राजनीति हो रही, मेडल नहीं आया, इसके पीछे भी कोई राजनीति होगी। ये बातें भी कही गई, यहां तक कह दिया गया कि मेडल को रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है। पर आज जब वो कांग्रेस में शामिल हो जा रही हैं, तो इसके पीछे की एक राजनीति साफ नजर आती है, खासकर तब जब साक्षी मलिक बोलती हैं। देखिए सुचरिता जी, एक बात आप समझो, मैं कह रहा हूं कि ये खिलाड़ियों के लिए ये जो काल है वो अमृत काल नहीं है, ये इससे बुरा दौर नहीं रहा होगा शायद जिंदगी में। जिस तरह खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, और मैं बता रहा हूं इस सरकार ने खिलाड़ियों को हर तरीके से जहां जैसे मौका मिला है उनको कहीं ना कहीं उनको अपमानित किया है। आप कह रही साहब ये खिलाड़ी, आप हरियाणा की बात कर रही हैं, हरियाणा में तो खिलाड़ियों का समझिए पूरा वहां नर्सरी है, लेकिन हरियाणा की तमाम हमारी बहनें किस तरह उन्होंने अपनी अजमत को बचाने के लिए मांग किया इसी सरकार से, लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आप कह रहे राजनीति हो रही, अगर कोई बैठ करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है और ये कह रहा कि मेरे साथ फला फला हरकत हुआ, और आप उसे कह राजनीति से जोड़ रही है, आप सोच है मुझे कम से कम उसे न्याय दिलाने की बात करने के बजाय आप कह रहे कि साहब वो राजनीतिक परिदृश्य चल रही है। और दूसरी बात, दूसरी पार्टियां अगर ऐसे मौके पे उनकी मदद के लिए गई तो उसमें बुराई क्या है, जाना भी चाहिए। कोई अगर आहत है, तो उसकी मदद होनी चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे विनेश फोगाट, आप उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, क्या बुराई है? लोकतांत्रिक अधिकार है हर शख्स का, वो किसी भी पार्टी को कभी भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन यह मतलब नहीं है कि जो वो प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे वो उसका इससे कोई लेना देना है। वो एक अलग परिदृश्य था, खिलाड़ी बहनों के साथ तमाम तरीके का दिक्कत हुआ, वो कहीं ना कहीं उनके साथ हरकतें हुई, तमाम बातें हुई जो कि उन्होंने खुद ही कहा, लेकिन जिस पर आरोप लगा उसके साथ बीजेपी लगातार खड़ी रही, अडिग रही। अच्छा, बीजेपी रोहन गुप्ता जी इसका जवाब दे दीजिए। का सम्मान
इसका जवाब दे दीजिए रोहन गुप्ता जी। वो कह रहे हैं कि वो जाहिर है बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर यही हाँ रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए। हाँ मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जिस दिन से ये जो घटना बनी, जब जंतर मंतर पे बैठे, जब पहले ही दिन से उसके पीछे राजनीतिक सपोर्ट है, तो आप क्या कहेंगे, स्क्रिप्ट ही थी ना। अगर राजनीतिक लोग अगर मंच पे नहीं होते और अगर बेटी मांगती, बिल्कुल होता, पर जब स्क्रिप्ट ही लिखी गई है जिसका समापन आज हुआ है, ये तो पूरा देश देख रहा है। और जो लोग भी इस मूवमेंट के साथ जुड़े, सबके लिए बहुत बड़ा धक्का है कि इसकी स्क्रिप्ट क्यों लिखी गई थी। कभी भी आपने देखा है क्या, अगर आप किसी के साथ अगर न्याय मांगते हैं तो क्या राजनीतिक लोग को साथ में आप बैठ के न्याय मांगेंगे? नहीं हो सकता है। ये स्क्रिप्ट कांग्रेस के दफ्तर से लिखी गई थी, जिसका पर्दाफाश आज देश के सामने हुआ है। अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो राजनीतिक लोग आपकी स्टेज पे नहीं होते। अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो बाकी लोग भी झूठ से, जो साक्षी मलिक ने कहा है उसमें बहुत गर्भित मैसेज है। मुझे बताइए, बाकी भी जो प्लेयर्स हैं, बाकी सारे लोग हैं, क्यों सिर्फ 2 या 3 लोग? क्यों वो लोग? क्योंकि उनकी पहले से मंशा थी कि इसको राजनीति करना है और इसको भाजपा के खिलाफ लेके जाना है, और उसकी पूर्णाहुति है जो हरियाणा चुनाव आएंगे तब तक होगी, जिसको आज पूरे देश ने देखा है। अगर सॉल्यूशन की बात होती तो मुद्दा होता ही नहीं। 10 सेकंड प्लीज। ये हकीकत देश के सामने आई जी 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 कि पहले दिन से इस पर राजनीति हुई, पहले दिन से ही इस पर राजनीति हो रही थी। वो अब ये देखिए, हरियाणा का चुनाव आया है तो ये सारे वाले दाव अजीज खान जी आएंगे। अभी हरियाणा का चुनाव आया है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, उससे पहले ये सारे दाव आएंगे। ये बड़ा क्लियर था, पहले से था, और पहले से असेस भी किया जा रहा था कि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अजीज खान साहब देखिए, सुचरिता जी एक बात समझिए, देखिए बीजेपी का स्टैंड देखिए और ये कैसे नैरेटिव गढ़ती है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग रहे थे और तमाम परेशान थे, उसमें कई 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तो ये क्या कह रहे थे उनको? आतंकवादी है, ये सब विदेशी है, विदेशी तत्वों का हाथ, पता नहीं क्या क्या चीजें कह रहे थे। ये कब किस पर आरोप लगा दें? आज हमारी बहनें वहां जब अपनी मांग कर रही थी, वो वहां न्याय की मांग कर रही थी, तो कह रहे कि साहब वो राजनीति से प्रेरित थी। सवाल इस बात का यही उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ, वो हमारे जब भाई नौयुवक जवान वो प्रदर्शन करते रहे, उन पर लाठियां भांजी गई कि साहब ये अराजक तत्व है। तो सवाल इस बात का, आप किसको क्या बना दे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हकीकत ये है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, बहनों के साथ, हरियाणा की बहनों के साथ न्याय नहीं हुआ, खिलाड़ी बहनों के साथ न्याय नहीं हुआ, किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ। एक बात आप जान लीजिए रोहन जी, ये देश समझता है, हर बात को समझता है। आप कितना भी नैरेटिव सेट करें, आप बहनों के साथ नैरेटिव सेट करें, हमारे युवाओं के साथ नैरेटिव सेट करें, किसानों के साथ नैरेटिव सेट करें, क्या आप समझते हैं कि लोग आप गुनहगारों में जाति ढूंढेंगे, पूरा देश देख रहा है। वो कह रहे हैं कि आप एक मिनट प्रोफेसर कुमार बोलना चाह रहे हैं, प्रोफेसर कुमार बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगी। नहीं भाई, एक बात तो मैं बहुत कहूंगा कि मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई है कि वो पहलवान इनकी पार्टी में चलेंगे। अगर इतनी बड़ी खिलाड़ी है, वो इतने सालों से कुश्ती कर रही है और मालूम है कि ओलंपिक में किस वेट के अंदर वो लड़ रही है, और अपने 100 ग्राम वजन को भी ठीक नहीं रख सकती। अरे सर, अभी सब छोड़िए इस बात को। प्रोफेसर कुमार, मैं तो ये वो कांग्रेस का वजन क्या संभालेगी? प्रोफेसर कुमार, ये अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, हम सियासत की बात कर रहे हैं, इस पर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर कुमार, आई डोंट साइड विद दिस। ये अन्याय की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट साहब, अन्याय तो आपकी ठीक है, जो लगातार आपकी पार्टी को सत्ता से बाहर। ठीक है अवधेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर कुमार, इस तरह के कमेंट्स आर अनवारंटेड सर, ये सब क्यों बोलना है? भाषा का उपयोग कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है। अवधेश जी के पास जा रही हूँ। अवधेश जी, वरुण जी को लीजिए, वरुण जी और अजीज खान साहब ने वापस आ रहे हैं। एक सेकंड, गलत विंडोज जा रही है। मैं एक बार जरा अवधेश जी आपके पास आ रही हूँ। ये विनेश फोगाट के सियासत ज्वाइन करने को लेकर कयास पहले से थे, ये सब जानते हैं, और पर इससे सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। इसे लेकर ऐसा लग रहा था कि एक पूरी लॉबी विनेश फोगाट के साथ खड़ी है और एक पूरी लॉबी उनके खिलाफ, जो ये मानती थी कि वो राजनीति के तहत सब कुछ, ये पूरा जो एक एजेंडा था, एक गेम प्लान था, ऐसा लोग मान रहे थे। आज उनके सियासत में आने से क्या और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं? देखिए, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया या कोई भी खिलाड़ी हो, उनको यह अधिकार है कि जिस पार्टी में जाना चाहें जाएं। लेकिन आप जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके बारे में जो इस समय आपने बोला है और पहले से आपको लेकर जो संदेह है, वो है सवाल पैदा करने वाला।
क्योंकि अभी उन्होंने कहा ही है कि भाजपा हमारे साथ नहीं थी और बुरे समय में कांग्रेस ने साथ दिया है। देखिए, जिस समय आंदोलन हो रहा था, अभी तो अजीज खान जी क्या क्या बोल रहे थे इनको शायद मालूम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह की अरेस्टिंग का ऑर्डर नहीं किया। अब वो ब्रजभूषण सिंह दोषी है नहीं दोषी है, मामला न्यायालय में है, चार्जशीट दाखिल हो चुका है, कोर्ट चल रहा है, समय वो बताएगा। लेकिन वो जो लड़ाई थी वहां, उस लड़ाई के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया था धीरे धीरे जिन लोगों ने वे काम किया था कि उसके पीछे हरियाणा की खासकर ये दोनों पिता पुत्र की अपनी लॉबी है, जो वहाँ की जो पहलवान और कुश्ती के अखाड़े में भी अपना वर्चस्व चाहते हैं, पार्टी में भी उनकी स्थापना लाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, वहाँ पूरा बगल में एक 5 स्टार होटल है, जिस होटल में बाकायदा स्यूट बुक करके रखा था, उसमें धरना देने वालों को कि कैसे आएंगे, कहाँ आराम करेंगे, वो सब चीजें सामने आ गई थी। जो ओलंपिक में वो गई थी विनेश फोगाट, वो हमारे देश की खिलाड़ी है, पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ। लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया इस देश में, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशन से Exactly, मैं वही बात कर रही थी। और उसको वंचित रख दिया हो। जबकि सच यह है कि वो 52 किलोग्राम वर्ग में थी, उसमें जब वो नहीं हुई तो उनके लिए स्पेशल 50 किलोग्राम वर्ग में व्यवस्था की गई, उसमें एक लड़की का हक मारा गया, उसमें उसको खेलने का मौका दिया, उसने परफॉर्म भी अच्छे किए। ये नहीं है तो जिस ढंग से उसको इशू बनाया गया। अच्छा, नीचे अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक खबर ये आ रही है कि टूट के कगार पर है आप और कांग्रेस का गठबंधन। मैं एक बार जरा बता देना चाहती हूँ, हरियाणा में चुनाव है, उसे लेकर ये गठबंधन की बातें वो भी हो रही थी कि कांग्रेस और आप साथ आएंगे, उसको लेकर भी शायद अखिलेश यादव ने आज का ये ट्वीट किया। मैं ये भी बताऊं क्योंकि उन्होंने कहा स्वार्थ पीछे छोड़ दीजिए और विनेबिलिटी देखिए कि कौन जीत सकता है। लेकिन अब नीचे ऐसा आ रहा है कि भाई वो गया गठबंधन। वरुण जी, ऐसा लग रहा है गठबंधन नहीं रहेगा, कोई अलायंस नहीं हो रहा है हरियाणा में, और क्या इस हरियाणा में अब अकेले जाएंगे, सोलो जाएंगे? सुचारिता जी, गठबंधन हुआ ही नहीं था, गठबंधन की ऑफर दी गई थी। अब वो कोई पार्टियों को एक्सेप्ट नहीं हो तो राजनीति नेशनल लेवल पे तो गठबंधन है, उसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? ये तो राजनीति है, सबको चुनाव लड़ने का हक होना चाहिए। और बजरंग पूनिया और फोगट की बात चल रही है, बार बार उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्ट लिखी गई, स्क्रिप्ट लिखी कोई बच्ची लिखाएगी कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ, कैसी स्क्रिप्ट लगाएगी? नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, इस प्रकार की चर्चा की जा रही है यहाँ पर। तो आपने साक्षी मलिक का दिया गया, वो भी शामिल थे क्या स्क्रिप्ट में जब आंदोलन में है? तो मैंने दूसरे लोग भी सवाल उठा रही है ना, नहीं साक्षी मलिक सवाल उठा रही है। वरुण जी, वो खुद ही सवाल उठा रही है, वो कह रही हैं आप गलत संदेश ना दे, इससे गलत संदेश ना चला जाए। लेकिन मैं वापस इस खबर पर आ रही हूँ जो अभी नीचे चल रही है स्क्रीन पर। रोहन जी, नो अलायंस इन हरियाणा, ऐसी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस का इंतजार कर रहे थे वहां, कांग्रेस तो विनेश फोगाट और उनको बजरंग पूनिया को इंडक्ट करके बैठ गई है, आपके साथ कोई अलायंस नहीं करना चाह रही। देखिए, ये जो पिछले 4-5 दिन से ये चल रहा है कांग्रेस आप अलायंस की बात, पहले तो जमीनी स्तर की मजबूरी थी कांग्रेस के लिए, पहले था कि नहीं हम तो बड़ी जीत कर रहे हैं, पर जब मालूम है कि हकीकत क्या है तब इसीलिए पहले प्रपोज किया गया। अब उसके खिलाफ ही दिल्ली में मटका फोड़ आंदोलन करते हैं, पंजाब में उसके जो मुखिया है वो आपको सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी कहते हैं, हरियाणा में ये बोलते नहीं हम तो जो है इंडी गठबंधन का वोट नहीं डिवाइड होने देंगे। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है हरियाणा के चुनाव के पहले, वो तो पूरे देश के सामने है। कभी आप बोल रहे होगा, कभी होगा, नहीं होगा कभी, तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपकी मजबूरी है। और आपको एक और चीज बताओ सुचिता जी, अगर हम लोकसभा परिणाम देखें, 44 सीट भाजपा अपने दम पे जीती थी, ये परिणाम के बाद भी अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो ये फ्रस्ट्रेशन है, वो करे ना करे उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है पूरा देश पूछ रहा है। एक राज्य में गाली और दूसरे राज्य में ताली, ये जो राजनीति है देश की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसमें भी इनका विरोधाभास है, कभी आम आदमी को गाली देते हैं, कभी उसके साथ ताली करते हैं। दिल्ली में गाली देते हैं, हरियाणा में ताली करते हैं, तो कैसे स्वीकार होगा ना? तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो हरियाणा की जमीनी हकीकत का कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी स्वीकार करिए कि वहां पे इनके जो हवाई दावे हैं उसकी हवा निकल चुकी है। तो आज तक कांग्रेस पार्टी लिस्ट अपना डिक्लेयर नहीं कर पाई है। बीजेपी के लिस्ट पे तो ये लोग क्वेश्चन करते हैं, कांग्रेस की लिस्ट कहां पे, क्यों नहीं आ पाई अभी तक? क्योंकि वहां पे 3-3 कांग्रेस चल रही है, 3-3 लीडर जो है अपने नेता, अपने जो है कार्यकर्ता को टिकट जुड़वा में पड़े हुए हैं, इसीलिए अभी तक कांग्रेस पार्टी की लिस्ट भी वहां पर डिक्लेयर नहीं हो पाई है।
आप ये कह रहे हैं कि लिस्ट का पूरा घालमेल अभी कांग्रेस पार्टी में है, ऐसे में अभी देखना होगा कि ये जो दांव सारे चले जा रहे हैं ये चुनाव के मद्देनजर चले जा रहे हैं, ये हर कोई समझ रहा है, लेकिन कितने कारगर होंगे, कितना काम कर पाएंगे, उसके लिए इंतजार कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।